नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज की इस आपकी अपनी हिंदी की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ है, उस रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हल सहित हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग आज के रिवीजन टेस्ट के हल की ओर। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय समाज के सजग प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं: प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी, निराला जी तो निश्चित रूप से नहीं होंगे क्योंकि वो कवि हैं, और यहाँ चर्चा जो की जा रही है वो लेखक के रूप में की जा रही है, एक साहित्यकार के रूप में, सच्चे प्रहरी के रूप में। तो आपने पढ़ा था कि स्वयं प्रकाश भारतीय समाज के सजग प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में समाज की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज के सजग प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में स्वयं प्रकाश जी को जाना जाता है। तो इसलिए आपका प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 2 स्वयं प्रकाश सही होगा। प्रश्न नंबर 2 में कि इंदौर का संबंध किससे है। आपके सामने 4 विकल्प: स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी, आपने जब स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ा था तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि प्रसिद्ध गद्यकार स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में नहीं 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहीं से अध्ययन कार्य पूरा कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। तो इस तरह से बेटा जी, इंदौर का संबंध जो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो है स्वयं प्रकाश जी से था। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 आपका स्वयं प्रकाश सही होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में बेटा जी, जिसमें जो है कुछ पुरस्कार हैं, वो पुरस्कार किसे मिले हैं, उस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, उसके विषय में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है। तो कि पहल और वनमाली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, आपने स्वयं प्रकाश जी का जब जीवन परिचय पढ़ा था तो आपने एक जगह पर पढ़ा था कि स्वयं प्रकाश को अब तक पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से तो ना तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ना ही यशपाल जी हैं। इसका मतलब है कि जो आपका सही उत्तर होगा वह स्वयं प्रकाश जी हैं, और स्वयं प्रकाश जी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह सही होगा। तो पहल और वनमाली पुरस्कार से स्वयं प्रकाश जी को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे आप कि ईर्धन किसका उपन्यास है। स्वयं प्रकाश जी का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, यशपाल का, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, आपने जब जो है स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं आप जब पढ़ रहे थे तो आपने प्रमुख रचनाओं में कहानी संग्रह पढ़ा था, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। इसके बाद आपने प्रमुख उपन्यासों के विषय में पढ़ा था। तो स्वयं प्रकाश जी ने सिर्फ 2 ही उपन्यास इनके मिलते हैं, जिसमें पहला है बीच में विनय और दूसरा है ईर्धन। तो निश्चित रूप से इन कथनों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि ईर्धन यह स्वयं प्रकाश जी का उपन्यास है। तो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 1 स्वयं प्रकाश।
फिर बेटा जी हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे कि आदमी जात का आदमी किसकी रचना है? यशपाल की, स्वयं प्रकाश की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी हम आपको बता दें कि आदमी जात का आदमी यह कहानी संग्रह है स्वयं प्रकाश जी की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 स्वयं प्रकाश सही होगा, क्योंकि आदमी जात का आदमी यह स्वयं प्रकाश जी की कहानी संग्रह है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में बेटा जी आप लोग देखेंगे कि लिखा है कि राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है बेटा जी, आप जब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में कि राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजापुर, देवरिया, पंदहा, इनमें से कोई नहीं। जब आप राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार श्री राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 में, यानी 1902 में हुआ था। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। तो इस तरह से बेटा जी राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में 1902 में हुआ था। तो बेनीपुर नामक गांव की कहीं भी इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं यह करेक्ट आंसर होगा। तो सही उत्तर आपका क्या है? राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में 1902 में हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बेटा जी प्रश्न नंबर 7 की ओर हम लोग देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी का पालन पोषण किया था पिता ने, माता पिता दोनों ने, या इनकी मौसी ने। तो चारों ऑप्शन में जब आप जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो आपने एक जगह पढ़ा था कि इनके माता पिता का देहांत इनके बचपन के समय में ही हो जाता है। तो बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। तो इस तरह से जो है राम वृक्ष वेनीपुरी का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मौसी, कि राम वृक्ष वेनीपुरी का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें, नेत्रदान, जंजीर, इनमें से सभी। तो बेटा जी आपने राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में आपने पढ़ा था कि अम्बपाली, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता, गेहूं और गुलाब, जंजीर, दीवारें, पैरों में पंख बांधकर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं में बेटा जी माटी की मूर्तें, नेत्रदान और जंजीर तीनों ही रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। इसलिए जो आपका प्रश्न नंबर 8 में उत्तर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की कि पतितों के देश में रचना है यशपाल की, राम वृक्ष वेनीपुरी की, स्वयं प्रकाश की, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी आपको अभी जो है आपने जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं के विषय में पढ़ा था तो आपने वहाँ पढ़ा था कि आम्रपाली पतितों के देश में, जो ये पतितों के देश में जो यह शीर्षक है यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इस तरह से पतितों के देश में जो यह रचना है इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 में उत्तर नंबर 2 राम वृक्ष बेनीपुरी सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है जनवाणी, तरुण भारत, चिता के फूल, संथान। तो बेटा जी आपने यहाँ पर देखा था कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी 15 वर्ष की आयु में ही पत्र पत्रिकाओं को लिखने का कार्य किया था और 15 वर्ष की आयु में ही इनकी पत्र पत्रिकाएं वो छपने लगी थीं। इन्होंने तरुण भारत
किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी आदि अनेक साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन करके एक लोकप्रिय संपादक के रूप में यश प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से जनवाणी भी है, तरुण भारत भी है, चिता के फूल भी हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है संस्थान, यह रचना जो है, यह रचना है आपके जो है स्वयं प्रकाश जी की, क्योंकि स्वयं प्रकाश जी नेताजी के चश्मा के जो लेखक हैं, उन्होंने जो है कहानी संग्रह, यह उनका कहानी संग्रह है, यानी सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, यह जो है स्वयं प्रकाश जी की रचना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 4 जो है कि राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना नहीं है, तो वह है संधान, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश जी का कहानी संग्रह है। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे यशपाल, राम वृक्ष वेनीपुरी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी जब आप यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि यशपाल हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। अब तक इनके अनेकानेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि भाव पक्ष व शिल्प पक्ष के दृष्टिकोण से काफ़ी उच्च कोटि के हैं। यशपाल मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में यथार्थवादी परंपरा का अनुकरण किया गया है। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया है, जो कि सराहनीय है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो यशपाल जी हैं वे मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। तो इसलिए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर नंबर 1 आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यशपाल जी, कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे यशपाल जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि फिरोजपुर छावनी से संबंधित हैं हजारी प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, स्वयं प्रकाश जी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी जब हम लोग यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो इस पंक्ति से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरोजपुर छावनी से यशपाल जी का संबंध था, अर्थात फिरोजपुर छावनी से यशपाल जी संबंधित हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रश्न नंबर 12 है उस प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह उत्तर सही होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, कि लाला लाजपत राय किसके सहपाठी थे। बेटा जी आपने पढ़ा था जब यशपाल जी का जीवन परिचय, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि यशपाल जी लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। कॉलेज में ही इनकी भेंट सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव जी से हुई। इन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में जमकर भाग लिया। उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर और बढ़ता चला गया। तो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि लाला लाजपत राय जो है ये यशपाल जी के सहपाठी थे। तो प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 3 यशपाल जी, यह आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि यशपाल को बम बनाते हुए कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था, कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में या बनारस में। इन 4 प्रश्नों में आपने जब इनका जीवन परिचय आप पढ़ रहे थे यशपाल जी का, तो वहीं पर आपने यह पढ़ा था कि इन्हें दिल्ली में बम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तथा 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में ही इनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ। ये कई बार विदेश यात्रा पर गए। इन्होंने साहित्यकार और प्रकाशक दोनों के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा की।
तो निश्चित रूप से इन पंक्तियों से भी यह स्पष्ट होता है कि यशपाल को बम बनाते हुए दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 आपका दिल्ली सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में किसकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई थी? जयशंकर प्रसाद, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, जब आप यशपाल का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि यशपाल लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। कॉलेज में ही इनकी भेंट सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव जी से हुई। इन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में जमकर भाग लिया। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल की मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो इसका मतलब है कि 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह आपका सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। बेटा जी, यहाँ इसमें गद्यांश दिया हुआ है। आपने गद्यांश को आपने पढ़ा कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जी ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के बाद इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आप देखेंगे कि हालदार साहब को काम के सिलसिले में कस्बे से कब गुजरना पड़ता था? तो 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन। बेटा जी, इस प्रश्न का उत्तर नेताजी के चश्मा नामक पाठ की पहली ही पंक्ति में है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे एक ही बाजार था। तो इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि हालदार साहब को काम के सिलसिले में कस्बे से हर 15वें दिन जो है गुजरना पड़ता था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की कि मोतीलाल शर्मा कौन थे? कुशल कारीगर, विशेष सलाहकार, नगर पालिका के अध्यक्ष। बेटा जी, जब आप नेताजी का चश्मा नामक पाठ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था वहीं पर कि जो है अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मतलब कला के अध्यापक मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, मतलब बनवा करके पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो इसका मतलब है कि मोतीलाल जी व्यवसाय से मतलब पेशे से वो एक अध्यापक थे। ठीक है, ना कि कुशल कारीगर थे, ना ही विशेष सलाहकार थे और ना ही नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो मोतीलाल शर्मा जी एक जो है हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, अर्थात कला के अध्यापक थे कला विषय के। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 17 में सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आपने पढ़ा था कि शहर के बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि नेताजी की मूर्ति ना तो सीमेंट से बनी थी, ना चूना पत्थर से बनी थी और ना ही मिट्टी की बनी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेताजी की मूर्ति संगमरमर के से बनी थी। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में भी एक गद्यांश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आप जो है इसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 19 में देखेंगे कि लेकिन भाई एक बात कभी भी समझ में नहीं आई, यह कथन किसका है। तो आपने बेटा जी गद्यांश जब पढ़ रहे थे तो आपने एक पैराग्राफ में पढ़ा था कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब ने पान वाले से कहा। ठीक, फिर कहा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा मुंह पान में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। इस पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, यह कथन हालदार साहब का है, ना तो पानी वाले का है, ना पान वाले का है और ना ही कैप्टन का है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 19 में सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन हालदार साहब का है और हालदार साहब चारों विकल्पों में नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की कि मोतीलाल शर्मा का संबंध था अध्यक्ष से, कैप्टन से, अध्यापक से, हालदार साहब से। तो बेटा जी आपको अभी बताया कि मोतीलाल शर्मा जी जिस कस्बे में रहते थे उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे। ठीक है, इसलिए इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि मोतीलाल शर्मा का संबंध अध्यापक से था, वे कला विषय के अध्यापक थे। तो प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 21 में देखेंगे आप कि बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे। बेटा जी आपकी पहली लाइन में है 70 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष। इसकी पहली पंक्ति में है कि बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। 60 के ऊपर के ही मतलब 60 वर्ष के, 70 वर्ष के नहीं हुए हैं, वो 60 वर्ष के ऊपर होंगे। हो सकता है 1-2 महीने 60 वर्ष से बड़े हों, इतना ही हो सकता है। तो इस तरह से, और बाल भी पक गए थे, दाढ़ी लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष की उम्र के थे। ऑप्शन में 70 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष और 50 वर्ष यह दिया है, इसलिए प्रश्न नंबर 21 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के थे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 22, बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। लंगोटी, लाल कमली, सफ़ेद रंग का कुर्ता, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी देखिए जब आपको पैराग्राफ के अंतर्गत प्रश्न दिया जाता है तो उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके सेंस पर आधारित होते हैं। आपके जो है आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए भी कुछ प्रश्न एमसीक्यू पद्धति में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न आपके इस रिवीजन टेस्ट में भी पूछे गए हैं जो कि आपके आईक्यू लेवल पर निर्धारित है कि आप कितनी अच्छी आपकी जो है आपके कंटेंट पर आपकी तैयारी है। तो आप देखेंगे इसमें कि बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। लंगोटी तो पहनी जाती है, लाल कंबल का कहीं भी चित्र जो है जिक्र नहीं आया है, और सफ़ेद कुर्ता बेटा जी ये भी पहना जाता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रश्न नंबर 22 है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे बाल गोविंद भगत जी, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, और जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। तो इसका मतलब है कि काली कमली ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब है कि बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े रहते थे। इसलिए प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो उसके पहले एक गद्यांश मिलेगा, आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे जो प्रश्न है हम उन प्रश्नों के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 की आधा वर्ष जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यह कथन किसका है। बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा था यशपाल जी के द्वारा रचित रचना जो है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जब आपने पढ़ा था तो उसमें जो है एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब तिरछी नज़र से हम नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन किया कि आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि लेखक, तहसीलदार, रेल यात्री, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि बेटा जी नवाब साहब इस लखनवी अंदाज के प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, और इस कहानी को लेखक यशपाल ने इन्हीं के इर्द गिर्द लिखा है, इसलिए हम इन्हें रेल यात्री के रूप में स्पष्ट ना करके इन्हें जो है नवाब साहब के रूप में ही प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न नंबर 23 है कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि आपका रेल यात्री के रूप में विकल्प कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% जो आपका उत्तर सही होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरे पाठ में नवाब साहब को कहीं भी एक रेल यात्री के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। तो प्रश्न नंबर 23 में आधा वर्ष जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यह कथन जो है नवाब साहब का है, इसलिए प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 24, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, धन्यवाद आप खाइए, यह कथन किसका है। नवाब साहब का, नवाब साहब का नौकर, राम वृक्ष वेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी आप इसमें देखेंगे कि जो यह रचना है जो है यह लखनवी अंदाज के अंतर्गत की पंक्ति है, अर्थात यह जो पंक्ति है किबला शौक फरमाइए यह लखनवी अंदाज की पंक्ति है, और लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। तो इसलिए ना तो इसे नवाब साहब ने कहा है और ना ही नवाब साहब के नौकर का पूरे पाठ में जिक्र है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों गलत है। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का इस चैप्टर से, इस पंक्ति से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि यह जो पंक्ति है लखनवी अंदाज की है और इसके लेखक हैं यशपाल जी। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही आपके गलत हैं। तो इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं यह आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस पंक्ति को किसने कहा है, इस पंक्ति को यशपाल जी ने कहा है, लेखक ने कहा है, इसलिए जो है आपका 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तहजीब शब्द का अर्थ क्या है। बेटा जी जब हम आपको इसके पंक्तियों की व्याख्या बता रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम मतलब होता है स्वीकृति, और सिर खम खल लेना पड़ा, मतलब सिर खम खल लेना मतलब सिर झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब। तहजीब का अर्थ बेटा जी हमने आपको बताया था शिष्टाचार, नफासत का अर्थ हमने आपको बताया था स्वच्छता, और नज़ाकत का अर्थ हमने आपको बताया था कोमलता। तो इसमें पूछा गया है कि तहजीब शब्द का अर्थ है शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी जो नफासत है उसका तो अर्थ होता है स्वच्छता, और जो नज़ाकत है उसका अर्थ होता है कोमलता। इसका मतलब है कि तहजीब शब्द का अर्थ होगा आपका शिष्टता से। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शिष्टता। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है नज़र बचाना। आंखें चुराने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
नज़र लगना, नज़र बचाना, नज़र चुराना, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा नज़र बचाना, क्योंकि प्रायः हम जिसे पसंद नहीं करते हैं हम उससे अपनी आंखें बचाते फिरते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंख इससे मिल जाए और यह मुझे बुला ले, तो हम उससे आंखें बचाने का प्रयास करते हैं, अर्थात उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होगा नज़र बचाना। और आपका प्रश्न नंबर 26 में उत्तर नंबर 2 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 27, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना था। सार्वजनिक, 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 सार्वजनिक। तो बेटा जी जो इसमें शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि शुद्ध रूप है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए होता है उसे बोला जाता है सार्वजनिक। तो प्रश्न नंबर 27 में ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, कि बाल गोविंद भगत अपने प्रवास में क्या क्या खाते थे। देखिए बेटा जी, जब बाल गोविंद भगत जी, यह भी प्रश्न आपके IQ लेवल पर आधारित था कि आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं, आप कितना अच्छे से आपका चैप्टर तैयार है। ये सब प्रश्न इसी बात को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह था कि बाल गोविंद भगत अपने प्रवास में क्या क्या खाते थे, मतलब जब वो गंगा स्नान करने जाते थे और लौटते थे तो वो करते क्या थे। तो बेटा जी आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि बाल गोविंद भगत जब अपने घर से जाते थे तो वो खा के चलते थे, और जब वापस आते थे तब अपने घर पे ही खाते थे। बीच रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा कि बाल गोविंद भगत जी घर से खाकर चलते थे और घर पर ही खाते थे, वो अपने प्रवास में कुछ भी नहीं खाते थे। तो इस तरह से आप यदि यह सोचे कि यह प्रश्न गलत है तो बेटा जी यह प्रश्न गलत नहीं है। यह प्रश्न आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए दिया गया था कि आप इसका कितना बढ़िया उत्तर देते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपसे पूछा गया था। क्योंकि जो MCQ प्रश्न होते हैं वो प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि आपको जो आपका कंटेंट है वह कितना अच्छे तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से आपका तैयार है। ठीक है, तो वे केवल फलाहार करते थे, वे शाकाहारी भोजन करते थे, वे नारियल पानी और फलों का रस ही पीते थे। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 29 मतलब 29, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोगों पर नज़र रखकर उन्हें प्यार करना चाहिए। जो आदर्श नागरिक हों, जो सच्चे देशभक्त और संत हों, जो जन कल्याण की भावना रखते हों। बेटा जी तीनों ऑप्शन में जो है हमें बाल गोविंद भगत के अनुसार नज़र नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो खुद लोकहित में अपने कार्य करते हैं। लेकिन जो लोग सुस्त होते हैं, जो लोग बोंदे मतलब होता है, बोंदे मतलब भोंदू टाइप के होते हैं जो लोग, ठीक है, ऐसे लोगों पर हमें नज़र रख करके उनके साथ प्यार करना चाहिए, उनके साथ स्नेह करना चाहिए। और यही बात बाल गोविंद भगत जी भी बताते हैं कि बाल गोविंद भगत के अनुसार जो सुस्त और बोंदे अर्थात भोंदू टाइप के लोग होते हैं उन पर नज़र रखकर उन्हें प्यार करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 29 में आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, अर्थात सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 का, कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन है। बेहद सरल प्रश्न है ये, लेकिन उतना सरल नहीं है जितना सरल आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने कंटेंट पढ़ा ही नहीं है वो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन हैं, राहुल सांकृत्यायन जी, प्रेमचंद जी, दिनकर जी, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो राहुल सांकृत्यायन हैं, ना ही प्रेमचंद्र हैं और ना ही रामधारी सिंह
दिनकर जी हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत इस रेखा चित्र के लेखक हैं कौन? बता, ठीक है, इसके लेखक हैं आपके राम वृक्षवेणी पुरी जी। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? यह प्रश्न आपके नेताजी का चश्मा नामक पाठ से संबंधित है। आपने पढ़ा था जो है एक पैराग्राफ में कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। तो इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रश्न नंबर 31 का सही। ठीक, तो इस तरह से जो है 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 का, यानी 32 प्रश्न नंबर 32 का, कि नेताजी की मूर्ति लगी थी शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, शहर की नगर पालिका के मुख्य चौराहे पर, शहर के मुख्य बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर, कह नहीं सकता। इस तरह से 4 ऑप्शन है। बेटा जी, आपने नेताजी का चश्मा नामक पाठ के पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो है इसी नगर पालिका के किसी उत्साहित बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो इसका मतलब है कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि नेताजी की मूर्ति शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी थी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट आंसर होगा कि नेताजी की मूर्ति शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी थी। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कस्बे में क्या नहीं था? ठीक है बेटा जी, जिन्होंने इस चैप्टर को नेताजी का चश्मा नामक पाठ को ध्यान से पढ़ा है वो तो इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। जिन्होंने मन लगाकर नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा इसका उत्तर कठिन होगा। तो निम्नलिखित में से कस्बे में क्या नहीं था? लड़कों का पुल, सीमेंट का कारखाना, एक ओपन एयर सिनेमा घर, लड़कियों का स्कूल। तो बेटा जी, आप जब पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको पैराग्राफ में नेताजी के पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। एक लड़कियों का स्कूल, यह भी है, लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, मतलब तीनों ऑप्शन जो है कस्बे में थे। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 नगर पालिका भी थी। तो 2 ओपन एयर सिनेमा घर था, ना कि एक ओपन एयर सिनेमा घर था। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यह इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक ओपन एयर घर नहीं था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। इसलिए कस्बे में एक ओपन एयर सिनेमा घर नहीं था, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 यह सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। नफासत शब्द का अर्थ है। यह प्रश्न आपके जो है लखनवी अंदाज नामक चैप्टर से संबंधित है। उसमें आपने पढ़ा था नफासत, नज़ाकत और तहजीब। जहाँ तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता यानी शिष्टाचार, नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता, नज़ाकत का अर्थ होता है कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पर नफासत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका?
स्वच्छता। नफासत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वच्छता। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 35, सफ़ेद पोश का अर्थ है अभद्र व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, भ्रम, इनमें से कोई नहीं। अभद्र माने होता है दुष्ट व्यक्ति, अभद्र माने होता है, भद्र माने होता है सज्जन व्यक्ति। तो सफ़ेद पोश शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक यशपाल जी ने नवाब साहब के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर सफ़ेद पोश शब्द का अर्थ है भद्र व्यक्ति। तो प्रश्न नंबर 35 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, भद्र व्यक्ति। प्रश्न नंबर 36 मतलब 36वां प्रश्न है कि लखनवी अंदाज के लेखक कौन हैं। यह प्रश्न भी बेहद ही सरल है, ठीक है, कि लखनवी अंदाज के लेखक कौन हैं। धनपाल, रामवृक्ष वेनीपुरी जी, स्वयं प्रकाश जी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी आपने पढ़ा है, आपके चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि लखनवी अंदाज नामक चैप्टर, और इसके लेखक हैं यशपाल जी। तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 37, सिंहावलोकन के रचनाकार हैं। बेटा जी यशपाल, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष वेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। सिंहावलोकन यह यशपाल जी का संस्मरण है और उन्होंने सिर्फ एक ही संस्मरण लिखा है, ठीक है। संस्मरण मतलब होता है किसी व्यक्ति के याद में उसके जीवन पर घटी हुई घटनाओं के आधार पर जो रचना की जाती है उसे कहा जाता है संस्मरण। तो जो यह सिंहावलोकन नामक संस्मरण है, इसके रचनाकार जो है यशपाल जी हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 37 में आपका ऑप्शन नंबर 1 यशपाल सही होगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, डर जाना, भाग जाना, इनमें से कोई नहीं। मुंह में पानी आना इसका मतलब है ललचा जाना। कहते नहीं, अगर कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है और अगर आप देख लिए तो आपके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। पानी आना मतलब जी ललचाने लगा, मतलब मन में रसगुल्ले को खाने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो मुंह में पानी आना मुहावरे का सही अर्थ है ललचा जाना, और वह इन ऑप्शनों में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यह आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39, खीरा लजीज होता है। यहाँ लजीज शब्द का अर्थ क्या है? कड़वा होने से, अस्वादिष्ट होने से, लचकदार होने से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लजीज शब्द का अर्थ होता है स्वादिष्ट। खीरा स्वादिष्ट होता है, ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका प्रश्न नंबर 39 का जो सही विकल्प होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खीरा लजीज होता है मतलब खीरा खाने में स्वादिष्ट होता है। इसके बाद हम लोग जो है इस रिवीजन टेस्ट के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न में है कि भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखे तो नहीं रहे। यह जो है किस पाठ से लिया गया है? बेटा जी जो यह पंक्ति है, यह पंक्ति बाल गोविंद भगत नामक पाठ से ली गई है। और जब लोगों ने सुबह भोर में 4 बजे ना तो जो है भगत जी के गीत को सुना और ना ही उनके जो है तबले की आवाज़ को सुना, तो लोग जब जा कर के उनकी कुटिया में देखा तो भगत जी नहीं रहे। यह इस पंक्ति का भाव है। तो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखे तो नहीं रहे। यह कथन ना तो नेताजी के चश्मा नामक पाठ का है, ना बाल गोविंद, ना लखनवी अंदाज का है। यह कथन बाल गोविंद भगत नामक पाठ से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर
3 यह आपका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जो है रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित हम लोगों ने यहाँ पर जाना, समझा और जो है इसका उत्तर हल किया। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।